नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ जाने का फैसला गलत था। बीजेपी के साथ जाने से कई अपने अलग हो गए और अब हम फिर से वापस आ गए हैं, तो सभी ने फैसले की सराहना की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार ने आज ये बड़ा बयान सामने दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के साथ गए, ये बहुत ही गलत फैसला था। उनके साथ जाने पर कई लोग अलग हो गए। में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो कुछ भी हम लोगों ने फैसला लिया, अब उसका कारण यही था कि उस समय जो हम लोग बराबर सुझाव दे रहे थे कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो उस समय कोई सुन नहीं रहे थे मेरी बात। तो कोई बात नहीं सुनते थे, कोई बात नहीं समझते थे, तो हम चुपचाप उदास होकर पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ से इन लोगों ने बड़ा कोशिश किया हमारे साथ ये करने का, और तो अंत में हम स्वीकार कर लिए, चले गए उन लोगों के साथ। बीजेपी छोड़कर नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश जी पीएम बनने का सपना छोड़ें, अब उनकी पार्टी बची रह जाए, यही बहुत बड़ी बात है। लालू के साथ नहीं जाऊंगा, फिर चले गए लालू के साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, तो इन लोगों का तो कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए लालू ने जो शब्द किया, जो प्रयोग किया, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा। मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन क्या लालू ने कहा था, क्या क्या उनके बारे में उनको गालियाँ नहीं दी कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। उसी लालू से हाथ मिला लिया जिसने बिहार को बर्बाद कर दिया, 30 साल पीछे धकेल दिए लालू प्रसाद यादव ने। तो इसलिए आपको मुबारक हो आपका गठबंधन। और कैसे गठबंधन चल रहा देख रहे हैं। एक विकेट तो गिर चुका, कार्तिकेय कुमार फरार है। ये कार्तिकेय कुमार फरार है, मैंने पहले दिन कहा था, ये गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये दिखावा करेंगे गिरफ्तारी का, उसको फरार होने का मौका देंगे। एक इनके आरजेडी के एमएलए थे अनिल सहनी, उनको रेलवे की एयरलाइंस के टिकट के मामले में सीबीआई ने दोषी करार दिया, उनकी मेमोरी चली जाएगी। तो आरजेडी में तो ऐसे लोग हैं, राजवल्लभ यादव जो बलात्कार के आरोप में जिनको सजा हो चुकी है, एक अरुण यादव इनके एक्स एमएलसी हैं जिनकी पत्नी एमएलए है, जो 2 साल तक फरार थे एक नाबालिग लड़की से और रेप के आरोप में, और अभी वो अस्पताल में दरबार लगा रहे हैं और वहीं पर बैठकर बालू का जो है वो चालान काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ तो आपने गठबंधन किया है जो दागी हैं, जिनकी समाज में आपराधिक छवि है। और अब आप इस खबर को समझिए। नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से पहली बार अलग हुए थे और 2015 में आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बना ली थी। 2017 में नीतीश कुमार फिर से वापस एनडीए में आ गए। 2017 से 2022 के बीच में 5 साल का अंतर है। सवाल है कि 2022 में ही नीतीश कुमार को गलती का एहसास क्यों हुआ। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ चुनाव लड़े नीतीश कुमार। 2020 में भी बीजेपी जेडीयू साथ चुनाव लड़ी। कम सीट आने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया। अब सवाल है कि अगर बीजेपी के साथ जाना गलत था तो 2020 में ही अलग क्यों नहीं हो गए। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होने में आखिर 5 साल का वक्त क्यों लिया। ये 5 साल के बाद ही बीजेपी से अलग क्यों हुए। बढ़ते हैं आगे। और अब बात पटना में, और इसी बीच देखिए, अब इस आप खबर को समझ गए। अब आप ये सोचिए कि अभी नीतीश कुमार की तरफ से जो बड़ा बयान सामने आया है उसके बाद से वार पलटवार चल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ जाना ये गलत फैसला था। अब जब वापस आ चुके हैं तो यहां पर ये अब बहुत सारे लोग जो हमसे अलग हो गए थे, अब वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे जो फैसला था हमारा उसकी सराहना कर रहे हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं।
सुशील मोदी जी, आपने नीतीश कुमार का बयान सुन लिया होगा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि आप लोग के साथ जाना एक बड़ी गलती थी। सबसे पहले तो आपका पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। देखिए, ये 5 साल बाद उनको गलती का एहसास हो रहा, 5 साल लग गया। और जब लालू से गठबंधन तोड़ा था, यही बात लालू के बारे में कहा था उन्होंने, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जिंदगी की कि मैं लालू यादव के साथ चला गया। तो देखिए, नीतीश जी की हालत तो उस पठान जैसी है जिसके बारे में कहावत है कि उसने 100 जूता भी खाया, 100 प्याज भी खाया। तो ये तो कभी बीजेपी के साथ जाना गलती थी और कभी राजद के साथ जाना गलती थी। क्यों कह रहे हैं ऐसा? उनकी तरफ से तो ऐसा उनकी बात का कोई वजन नहीं रह गया ना। भाई, आपने 2017 में क्या कहा कि मैं दोबारा लालू के साथ नहीं जाऊंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया कि जंगल राज वालों के साथ चला गया, जो भी शब्द प्रयोग किया उन्होंने। और 5 साल के बाद उनको गलती का एहसास तो 2-4-6 महीने में हो जाता है। आप चुनाव लड़े, साथ में लोकसभा का चुनाव लड़े, गलती का एहसास नहीं हुआ। 2020 का विधानसभा चुनाव लड़े और 20 महीने के बाद आपको एहसास हो रहा है कि मैंने गलती कर दिया। तो ये कितनी बार एहसास होगा? आप 94 में लालू यादव को का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए, 17 साल हमारे साथ रहे, गठबंधन तोड़कर लालू के साथ चले गए, फिर गठबंधन तोड़कर हमारे साथ आ गए, फिर गठबंधन तोड़कर उनके साथ चले गए। तो जनता को आप पर कोई विश्वास भरोसा है क्या? आपकी तो जो क्रेडिबिलिटी होती है, विश्वसनीयता होती है, वही खत्म हो गया। और देखिए, सही बात तो ये कि इनका जो जनाधार और लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। 2010 में 115 विधानसभा की सीट जीते थे, जो घटकर 2010 में 71 पर पहुंच गए और 2020 में घटकर 43 पर पहुंच गए। तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर प्रचार नहीं किया होता तो 25 पर पहुंच गए होते। तो इसलिए इनके बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इनको लगता है ये बोलकर जो सेकुलर, तथाकथित जो सेकुलर ताकतें हैं, उनके बीच मेरी विशिष्टता बने कि मैंने गलती कर दिया बीजेपी के साथ जाकर। और यही तो कहते कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं आरएसएस के साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्यों आए आप? और गलती का एहसास कोई 5 साल के बाद होता है क्या? तो देखिए, अब ये फिर उनको गलती का एहसास होगा जी। ये कोई एक बार नहीं हुआ, इनको 5 बार गलती का एहसास हो चुका। मांझी जी को बनाया, पहले मांझी जी इस्तीफा दे दिया 2014 में जब 2 सीट पर सिमट गए, और फिर मांझी जी को बना दिया। 8 महीने के बाद मांझी जी को हटा दिया और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाकर, और फिर खुद मुख्यमंत्री बन गए। अरे भाई, तो पिछले 10 साल में आपको 6 बार अपनी गलती का इल्हाम हुआ क्या? बार बार आपको जो है कि मैंने गलती कर दिया। तो जनता इस बार आपको सबक सिखा देगी। जिस नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने का दावा कर रहे हैं, तब अगले लोकसभा चुनाव में 2 पर पहुंच जाएंगे, जहां 14 में थे वहीं 2 पर पहुंच जाएंगे और करेंगे बीजेपी को 50 पर पहुंचा देंगे। कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन जी ने कहा 150 पर पहुंचा देंगे। तो नीतीश जी ने उठाया, नहीं 150 नहीं 50 पर। तो 1 मिनट में 150 से 50 पर आ गए। तो इनका अपना ठिकाना नहीं है कि इनको अगले लोकसभा में 2 सीट मिलेगा कि 0 सीट मिलेगा, और चले हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी को 50 पर पहुंचाने के लिए। तो देखिए, ये तो केवल सुर्खियों में रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार के बाहर छपते नहीं थे, अब उन्होंने दावेदारी कर दिया तो अब छप रहे हैं, देश में चर्चा हो रही है। तो केसीआर फेल कर गए, ममता बनर्जी फेल कर गई, शरद पवार फेल कर गए, तो ये मिशन इम्पॉसिबल को करने चले हैं और 50 पर पहुंचा देंगे। ये तो चांद तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगाने जैसा। कोई कहे कि मैं सीढ़ी लगा रहा हूं चांद पर जाने के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातों को रखने के लिए। बढ़ते आगे, पटना में 3 दिनों तक खूब गहमा गहमी रही। जेडीयू की 2 दिनों तक चली बैठक में नीतीश कुमार की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर चर्चा हुई। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि विपक्षी दलों को एकजुट होकर लड़ना होगा, तभी बहुत अच्छी जीत मिलेगी। लोकसभा चुनाव में अभी 1.25 साल से ज्यादा का समय बाकी है, लेकिन सियासी लामबंदी शुरू हो चुकी है। 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने इस बात के संकेत भी दे दिए। नीतीश कुमार ने कहा कि वो संख्या की बात तो नहीं करते, लेकिन सभी मिलकर लड़ेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। उद्देश्य है
कि सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाएं और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या की बात हम नहीं करते हैं, सब बात। मिशन 2024 को लेकर सोमवार को नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। अपने दिल्ली दौरे के बारे में नीतीश कुमार ने कहा कि वो दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। नहीं, हमारी भेंट होगी। हम तो जो नवनियुक्त माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, इन लोगों से भी हम लोग सब बात से मिल करके भाई देंगे। सोनिया गांधी से भी बात क्या होगी सर? सोनिया जी अभी यहाँ नहीं है, वो बाहर गई। बड़े लोग हैं, शरद पवार भी हैं। नहीं, आपको मालूम हो जाएगा। पटना में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के विस्तार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका पर भी चर्चा हुई। हालांकि जेडीयू के नेता बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन के नाते आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि जनता दल यू का कोई इस तरह का न रेजोल्यूशन है न प्रस्ताव है दैट ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी अभी चंद दिनों पहले पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। जाहिर सी बात है कि 2024 के लिए गोलबंदी तेज है, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने में नीतीश कुमार कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, नीतीश के मिशन दिल्ली की राह में क्या क्या रोड़े हैं उसको समझना जरूरी है। मोदी को चुनौती देना बिल्कुल आसान नहीं है। मोदी की पार्टी बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी है, जेडीयू एक नितांत क्षेत्रीय पार्टी है। बिहार में जेडीयू अभी तीसरे नंबर की पार्टी है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में अपने विधायकों ने धोखा दे दिया। बिहार में सहयोगी कांग्रेस बाधा बनेगी। इसके साथ ही ममता की चुनौती से भी निपटना आसान नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है। वहीं केसीआर पवार का अपना अलग एजेंडा है। केसीआर नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी अलायंस चाहते हैं, जबकि जेडीयू या नीतीश कुमार की सोच सबको एकजुट करने की है। तो ऐसी स्थिति में 2024 में विपक्ष को एकजुट करना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान तो नहीं ही होगा। बढ़ते हैं आगे। पटना की सड़कें जेडीयू के नए पोस्टर से पटी हुई है। जेडीयू के पोस्टर पर लिखा है, बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। जेडीयू के नए पोस्टर की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है। जेडीयू की पोस्टर वाली पॉलिटिक्स पर यह रिपोर्ट देखिए। जब से सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की सियासत में उतरने का संकेत दिया है, तब से जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। जेडीयू नेता और कार्यकर्ता बड़े बड़े दावे करने लगे हैं। जेडीयू नेताओं के दावे भी सुनाएंगे। पहले पटना की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स को देख लीजिए। इन पोस्टर्स की चर्चा सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में हो रही है। पोस्टर में लिखा है, बिहार में दिखा अब भारत में दिखेगा। पटना की सड़कों पर लगे ये पोस्टर सीएम नीतीश के मिशन दिल्ली की कहानी खुद कह रहा है। तस्वीर में लिखा हुआ है, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। जी हाँ, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, उसमें लिखा हुआ बिहार में दिखा भारत में दिखेगा। और इस पूरे पोस्टर में सिर्फ नीतीश कुमार की तस्वीर और जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है तीर छाप, उसकी तस्वीर। अब जेडीयू नेताओं की जुबानी नीतीश कुमार के मिशन 2024 की कहानी सुन लीजिए। हम लोग की प्राथमिकता है कि कैसे ही हटे और उसके लिए विपक्ष की एकता कैसे हो, यह हमारी प्राथमिकता। आज सारे राजनीतिक दल जो भाजपा से के अलावा ये जितने राजनीतिक दल देश में है, सब नीतीश कुमार की तरफ की निगाह से देखें। जाहिर सी बात है कि जेडीयू की तरफ से 2024 के लिए तैयारी तेज कर दी गई है, लेकिन ये जेडीयू नेता भी जानते हैं कि विपक्ष को एक मंच पर लाना इतना आसान नहीं। केसी राव जी यहाँ पर प्लीज आए थे, यहाँ पर वो तीसरे मोर्चे के समर्थक हैं, नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी। हमारा मानना है नॉन कांग्रेस और नॉन लेफ्ट
कोई सार्थक विकल्प बीजेपी का आज की तारीख में नहीं हो सकता। पटना की सड़कों पर लगे पोस्टर और जेडीयू नेताओं के बयान 2024 के लिए नीतीश कुमार के इरादे जाहिर करने के लिए काफी हैं। लेकिन 2024 में नीतीश विपक्ष को कितना एकजुट कर पाएंगे, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार ही नहीं पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश की पहचान है। नीतीश के पास अपना लंबा सियासी अनुभव है। जातीय समीकरण में भी नीतीश कुमार फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी एक बड़ी ताकत है। भ्रष्टाचार रहित बेदाग छवि उनकी एक बड़ी पहचान भी है। नीतीश की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में है और यही वजह है कि जेडीयू नेताओं को लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसीलिए नीतीश कुमार के समर्थन में जेडीयू कार्यालय के पास पोस्टर लगाया गया और पोस्टर में बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा का नारा भी लगाया गया और कार्यकर्ताओं ने देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के भी नारे लगाए हैं। बढ़ते हैं आगे। झारखंड विधानसभा में सोमवार को बैठक होगी जिसमें शामिल होने के लिए रायपुर से सत्ताधारी गठबंधन के 35 विधायक रांची वापस लौट आए हैं और इन सभी विधायकों को रांची सर्किट हाउस में रखा गया है जो कल के सत्र में सरकार के शक्ति प्रदर्शन में शामिल होंगे। सवाल है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विश्वास मत हासिल करने की क्या जरूरत है। 6 दिनों बाद झारखंड यूपीए के 35 विधायक रायपुर से रांची लौट आए। अब आप सोचेंगे कि यूपीए के विधायक रांची से रायपुर क्यों गए और ऐसा क्या हो गया कि ये लौट आए, तो जान लीजिए। सोमवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का 1 दिवसीय विस्तारित सत्र है। इस 1 दिन के सत्र में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विश्वास मत पेश करेंगे। अब सवाल है कि हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत के साथ चल रही है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव की बात की ही नहीं, तो फिर हेमंत सोरेन को विश्वास मत साबित करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरीके से विपक्ष अपने षड्यंत्रकारी जाल बिछा रहा है, वो सभी जाल कुतरे जाएंगे। एक एक करके उनके जो जाल इन लोगों ने हमारे लिए बिछाए हैं, उसी जाल में इनको समेटकर बाहर कर दिया जाए। झारखंड विधानसभा के 5 सितंबर को बुलाए गए विशेष सत्र पर बीजेपी ने सवाल उठाया है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने झारखंड विधानसभा की ओर से जारी चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही गई है, जबकि विधानसभा में ऐसी कोई नियमावली नहीं है। विश्वास प्रस्ताव के लिए आप सत्र बुलाते हैं, आहूत होता है, उसमें आप अपना एजेंडा को रखते हैं तो बात समझ में आती है। सरकार को अचानक से अपना विश्वास प्रस्ताव डालने का क्या औचित्य बन रहा है, ये मेरे समझ के परे है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाह रही है कि क्षेत्र की जनता को मैसेज दे कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर संशय के बादल छाए हुए हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग ने बंद लिफाफे में चिट्ठी राज्यपाल को सौंप दी है, जिसे राज्यपाल कभी भी सार्वजनिक कर सकते हैं। माना जा रहा है कि ऐसे में हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है। ऐसी स्थिति में विधायक टूट सकते हैं और सरकार पर खतरा हो सकता है। यही वजह है कि पहले तो हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए रायपुर भेजा, रिजॉर्ट में ठहराया और अब रांची में विधानसभा के अंदर विश्वास मत के जरिए बहुमत साबित करके ये दिखाना चाहते हैं कि उनके विधायक एकजुट हैं और उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, झारखंड की विधानसभा में सोमवार को जो दिखेगा वो दिल्ली विधानसभा का रिप्ले होगा। दिल्ली की तर्ज पर हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत हुई थी, उसी तरह हेमंत सोरेन को भी जीतने की उम्मीद है। दोनों मुख्यमंत्रियों का मकसद है बीजेपी को रणनीतिक रूप से झटका देना। दरअसल दोनों राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों की सरकारों पर कोई भी खतरा नहीं था, क्योंकि दोनों के पास स्पष्ट बहुमत है।
इसलिए यह विश्वास प्रस्ताव एक सिर्फ खाना पूर्ति प्रतीत होता है। दिल्ली विधानसभा के 70 में से आपके 62 विधायक हैं। विश्वास मत के दौरान उसके पक्ष में 58 मत पड़े। आपके 3 विधायक विदेश में थे और मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इसी तरह जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 82 सदस्यीय विधानसभा में 52 विधायक हैं। रिश्वत के आरोप में निलंबित कांग्रेस के 3 विधायकों को अगर आप छोड़ दें तो जेएमएम गठबंधन के पास फिलहाल 49 विधायक है। यानी हेमंत सोरेन सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आपके 12 विधायकों को 20-20 करोड़ में तोड़ने का आरोप लगाया था और इसी तरह से हेमंत सोरेन अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते रहे हैं। मतलब सरकार को कोई खतरा नहीं बल्कि सियासी पोस्टरिंग हो रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।